अस्सलाम वालेकुम। सवाल लिखें। A building was purchased. जी क्वेश्चन लिखना है। A building was purchased against issue of 3 million shares at the time of purchase fair value of each share was 40 रुपए and fair value of building was 136 million. एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए फेस वैल्यू। आपसे रिक्वायर्ड है बिल्डिंग परचेज की एंट्री। बिल्डिंग परचेज की एंट्री हाँ जी। बिल्डिंग डेबिट कितने से, लेकिन शेयर्स की फेयर वैल्यू तो कुछ और है। हमने बिल्डिंग की फेयर वैल्यू लेनी है 136, शेयर कैपिटल 30। कैपिटल तो फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है और जो उससे ऊपर है वो शेयर प्रीमियम है 106। ये एंट्री। अच्छा, एंट्री कब होगी? जब बिल्डिंग परचेज होगी, क्योंकि बिल्डिंग परचेज होगी तो बिल्डिंग डेबिट होगी और जब बिल्डिंग डेबिट होगी तो फिर ये क्रेडिट होगा। अच्छा, अगर जिससे बिल्डिंग ली होती उसको शेयर्स इशू करने की बजाय शेयर ऑप्शंस इशू की होती, सेम सवाल, तो क्या होता? तो शेयर्स अभी नहीं इशू किए तो ना कैपिटल आएगा तो ना प्रीमियम आएगा। शेयर ऑप्शंस के नहीं, पेबल नहीं, शेयर ऑप्शंस के नाम से एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जो इक्विटी ग्रुप का हिस्सा होगा। यही सवाल, इसका सॉल्यूशन लिख लिया। अब वैसे ही अपने खुद अल्फाज में लिख लीजिए कि अगर ये शेयर्स इशू करने की बजाय शेयर ऑप्शंस इशू की होती तो बिल्डिंग तो उतने से ही डेबिट होनी थी, शेयर ऑप्शंस नामी अकाउंट क्रेडिट हो जाता 136 मिलियन से। क्यों 136 से? क्योंकि हम जो चीज ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू से एंट्री करनी है। अभी बताई थी 19 लेक्चर के एंड पे बाद कि जो चीज हम ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू लेनी है, तो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू लेनी है बदले में, चाहे शेयर इशू कर रहे हो चाहे शेयर ऑप्शन इशू कर रहे हो। तो अगर इसी सवाल के अंदर शेयर्स इशू करने की बजाय शेयर ऑप्शंस इशू कर रहे होते तो एंट्री हो जाती बिल्डिंग डेबिट 136 और शेयर ऑप्शंस नामी एक अकाउंट, शेयर ऑप्शंस जस्ट वो क्रेडिट हो जाता 136। 136 डेबिट तो 136 ही क्रेडिट ना। वो तो शेयर जब इशू होंगे तब कैपिटल प्रीमियम आएगा, अभी तो शेयर ऑप्शन इशू किए हैं। हमने प्रेफर किसकी फेयर वैल्यू को करना है? हाँ, तो वो 136 है। मैंने बेशक इस सवाल में शेयर ऑप्शंस की फेयर वैल्यू भी दी होती है 140 होती, फिर भी एंट्री 136 से होती।
ठीक है, अगर शेयर इशू किए होते तो ये एंट्री, और अगर शेयर ऑप्शन इशू की होती तो शेयर ऑप्शंस नामी अकाउंट क्रेडिट हो जाता। जितने की भी होती, जितने की भी होती, कितने से क्रेडिट होता? 136 से, तो जितने की भी होती। चलो 75 मिलियन शेयर्स के ऑप्शन, चलो 136 से ही क्रेडिट होना था, क्योंकि इस एंट्री की अमाउंट प्रेफर्ड क्या है? गुड्स या सर्विसेज की फेयर वैल्यू। जी हैं जी, हाँ हाँ, दोबारा थोड़ी बिल्डिंग डेबिट कर देंगे। अच्छा, बिल्डिंग डेबिट, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट ओके, और कल को जब वो आके शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा तो शेयर ऑप्शन डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट है? नहीं, बाद में जब आएगा उसको कहा होगा शेयर ऑप्शंस ले लो तुम, 6 महीने बाद आ जाना एक्सरसाइज करने। तो बिल्डिंग जब खरीदेंगे तो बिल्डिंग डेबिट उस दिन होगी जब बिल्डिंग खरीदेंगे, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। फिर जब कुछ महीनों बाद वो एक्सरसाइज करने आ जाएगा तो शेयर ऑप्शंस डेबिट और शेयर कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट। क्या? नहीं, ये आगे चल के देखते हैं, ये आगे चल के। हाँ जी, सवाल ओके। अब इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है, मतलब इस एंट्री में तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि एंट्री कब होगी? जब बिल्डिंग परचेज करेंगे। पेज 2 के ऊपर टॉप पे दोबारा पढ़ लें, रिकग्निशन जनरल, पहली लाइन। कब होगी एंट्री? पेज नंबर 2 चैप्टर का टॉप पे, रिकग्निशन जनरल। जब गुड सर्विसेज मिलेंगी, जैसे बिल्डिंग मिली तो बिल्डिंग डेबिट। तो ये जनरल क्राइटेरिया ये है कि जब गुड सर्विसेज रिसीव होंगी तब एसेट या एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी नाम का कोई भी अकाउंट क्रेडिट। मुश्किल ये है कि हमने एम्प्लॉय को कहा कि तुम 3 साल तक अच्छी मेहनत कर लो, 3 साल बाद हम तुम्हें 6000 शेयर इशू कर देंगे। अब ये 6000 शेयर्स एम्प्लॉय को उसकी मेहनत का सिला मिल रहा होगा। कितनी मेहनत का? 3 साल। तो एम्प्लॉय की ये मेहनत, एम्प्लॉय की ये सर्विस हम एक्सपेंस बनाएंगे किस साल? तीसरे साल, तीनों साल, तीनों साल। यानी एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉय की सर्विस है तो एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट, और अभी शेयर इशू नहीं किए, 3 साल बाद करने हैं। शेयर ऑप्शन तो नहीं दी उसको। अभी एक तीसरी चीज का जिक्र किया था यार, अभी पर्ची दी है उसको कि 3 साल बाद हम करेंगे तुम्हें शेयर इशू, तो ये वो पर्ची है तीसरी चीज जो बताई थी। तो इसके लिए एक नाम, इसके लिए नाम आईएएस ने नहीं रिकमेंड किया, यानी आईएएस बस इक्विटी कह रहा है, तो लेकिन उसके लिए एक नाम बना देते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, इस पर्ची के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड नाम रख लेते हैं। तो एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और किस वक्त? तीसरे साल के एंड पे, यानी हर साल ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो अगर उसको 3 साल की मेहनत का सिला तीसरे साल शेयर इशू करके मिलना है तो इन तीनों साल में हम उसके 3 टुकड़े करेंगे, और हर साल के एंड पे एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट है। अमाउंट पे आते हैं अभी। तो जब बिल्डिंग प्लांट खरीद रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं तो इसमें तो ये पहचानना आसान है कि एंट्री कब करनी है। कब करनी है? जब गुड या सर्विस मिल रही है। लेकिन जब एम्प्लॉय की सर्विस होती है नॉर्मली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जानना कि ये एंट्री कब करनी है। अब आए पेज 3 पे, इसको और डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ट्रांजैक्शन इन विच सर्विसेज आर रिसीव्ड, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सर्विसेज, यानी ये एंट्री कब करनी है इसको और डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ये एंट्री कब की? जब बिल्डिंग खरीद ली। वैसे ही किसी कंसल्टेंसी फर्म से सर्विस लेते तो जब वो सर्विस मिलती, तो जनरल क्राइटेरिया ये है कि किस वक्त एंट्री करनी है? जब गुड सर्विसेज मिल रही हैं। लेकिन कब एंट्री करनी है मुश्किल हो जाएगा जब ये एम्प्लॉय की सर्विस को होगा, तो उसको और डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ये पेज 3 पे मैं पढ़ाने लगा। तो हम लोग पेज 3 से पढ़ने लगे हैं कि एम्प्लॉय वाली सर्विस की एंट्री, क्या एंट्री? एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट, ये कब कब करनी है? जैसे मैंने अभी मिसाल क्या दी थी कि 3 साल में फैला के करनी है। ये चीज डिस्कस करने लगा हूं। केस 1 ये है कि एम्प्लॉय को कहा कि आपने बड़ी मेहनत की, मैं आपसे बहुत खुश हैं, ये लो 10,000 शेयर्स तुम्हें दे दिए हमने। अब वो कहेगा सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, आपने बहुत हमारी खिदमत की है, ये उस खिदमत का इनाम है। फीस दी, ऑफिस से उठ के आए, इतनी लेट बैठे हुए हैं, और दुख किस बात का है कि जनरेटर इतनी जल्दी क्यों ऑन हो गए, है ना? अच्छा जी, क्या बता रहा था मैं? हाँ जी, केस वन ये है कि एम्प्लॉई की अब तक की सर्विस का रिवॉर्ड, यानी फौरन के फौरन उसको शेयर इशू कर दें, या चलो महीने बाद भी कर दें,
लेकिन मजीद उससे सर्विस शर्त नहीं लगाई, ये केस 1 है। तो कब एंट्री हो जानी चाहिए? अभी के अभी, फौरन, यानी जब उससे वादा कर लिया एंट्री हो जानी चाहिए। इसको कहते हैं कि ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है ये वेस्ट्स इमीडिएटली, वेस्ट्स इमीडिएटली, ये केस 1 है। अच्छा, ये इस वक्त क्या डिस्कस हो रहा है? मैं पेज 3 पे क्या डिस्कस कर रहा हूं? हम लोग एंट्री की टाइमिंग को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कब या कब कब एंट्री करनी है, कितने से करनी है वो नहीं डिस्कस हो रहा अभी, कब या कब कब होनी है। तो केस 1 क्या है कि अगर एम्प्लॉय को हम इनाम दे रहे हैं और उसको शेयर या शेयर ऑप्शन इशू कर रहे हैं और कोई शर्त नहीं लगा रहे फ्यूचर सर्विस की, तो इसको, वो यकीनन पास सर्विस का होगा, तो इसको कहा जाएगा कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो ग्रांट किया है वो वेस्ट्स इमीडिएटली, तो इसकी फौरन एंट्री हो जाएगी फुल अमाउंट से। ये केस 1 है, पढ़ लें। हाँ, तीसरी चीज नहीं होगी, या तो फौरन शेयर इशू हो रहे होंगे या फौरन शेयर ऑप्शन इशू हो रही होगी। तीसरी पर्ची तो तब होगी जब उसको कहा जाएगा कि फलाने दिन शेयर इशू होंगे, तो बस या तो शेयर इशू हो रहे होंगे या शेयर ऑप्शन इशू हो रही होगी। नहीं, अभी छपने में टाइम लगेगा, यानी प्रोसीजरल टाइम ले रहे हैं ये, या 6 महीने की शर्त लगा रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं ना कि उसको ये कहा है कि 6 महीने थोड़ा टाइम दे दो, सेठ साहब वाले फलाना फॉर्म साइन होना है, फिर फलाना प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए 6 महीने बाद शेयर इशू होंगे, या ये कह रहे हैं कि 6 महीने तुम और मेहनत करो फिर शेयर देंगे, बस प्रोसीजरल टाइम है। हाँ, तो अभी शेयर इशू नहीं हो रहे, बस एक टेम्परेरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अभी एंट्री होगी जब वादा कर लिया। इसको ग्रांट डेट कहते हैं, पिछले पेज पे अगर पढ़ के आए हैं तो। अगर ग्रांट डेट वो है जिस दिन एग्री कर लिया कि एम्प्लॉय को इतने अमाउंट या इतनी शेयर्स देने हैं, जिस दिन ये फैसला हो गया वो ग्रांट डेट है, उस दिन हो जाएगी एंट्री। तो फिर अप्रूवल जिस दिन होगी वो ग्रांट डेट है। केस 1 डन। केस 2, केस 2 ये है कि एम्प्लॉय को जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देना है उसके लिए कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं, उन शर्तों को कहते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। वेस्टिंग कंडीशंस को मैंने इसी पेज पे पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया कि वेस्टिंग कंडीशंस क्या होती हैं। तो वेस्टिंग कंडीशंस होती हैं या तो सर्विस कंडीशंस या परफॉर्मेंस कंडीशंस। सर्विस कंडीशन का मतलब होता है जिसमें एम्प्लॉय को सिर्फ एक टाइम पीरियड की शर्त लगाई जा रही होती है कि इतने साल बस नौकरी और कर लो, बस रह लो, जिंदा रह लो और हमारे पास रह लो, सिर्फ सर्विस का एक पीरियड शर्त लगाया जा रहा है, इसको सर्विस कंडीशन कहते हैं। और अगर उसको उस पीरियड के साथ कोई और परफॉर्मेंस टारगेट भी दिया जा रहा है, अगर एम्प्लॉय को कहा जा रहा है कि 4 साल तुम और गुजार लो और इस 4 साल में हमारी सेल्स 25% ग्रो करवा दो, या हमारा प्रॉफिट इतने % करवा दो, या डेट इक्विटी इतनी कम करवा दो, या वर्किंग कैपिटल की रेशियो इतनी कर दो, कोई परफॉर्मेंस की शर्त लग जाए, तो इसको परफॉर्मेंस कंडीशन कहते हैं। केस 2, अगर कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं उनको कहेंगे वेस्टिंग कंडीशंस, और या तो वो सर्विस कंडीशन होंगी या परफॉर्मेंस कंडीशन होंगी। सर्विस कंडीशन है जिसमें सिर्फ एक टाइम गुजारने का कहा जा रहा है, और परफॉर्मेंस कंडीशन है जिसमें टाइम गुजारने के साथ साथ एक परफॉर्मेंस की भी शर्त लगाई जा रही है, एक या ज्यादा परफॉर्मेंस भी हो सकती है। और ये जो टाइम गुजारना है परफॉर्मेंस कंडीशन में, ये एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इंप्लाइडली भी हो सकता है। जैसे एम्प्लॉय को कहा जा रहा है तुम 5 साल में सेल्स दुगनी कर दो, तो 5 साल भी आ गए और सेल्स दुगनी भी आ गई। और अगर एम्प्लॉय को कहा जा रहा है बस 4 साल नौकरी कर दो, तो ये सर्विस कंडीशन है। पेज 3 पे ये सारा डब्बा पढ़ लें। है अगर ये आगे आ रही है बात, पेज 3 के ऊपर ये वेस्टिंग कंडीशन वाला सारा डब्बा पढ़ दें। पेज 3 वेस्टिंग कंडीशन वाला सारा डब्बा पढ़ लें। केस 1 अगर मैंने पहले नहीं कहा था पढ़ने का, तो केस 1 भी पढ़ दें, और केस 2 भी मैंने सिर्फ हेडिंग ही स्टार्ट की है। तो वेस्टिंग कंडीशन समझाइए क्या होती हैं। केस 2 में करना क्या ये नहीं बताया अभी सिर्फ ये बताया कि वेस्टिंग कंडीशंस क्या होती हैं। केस 2 में करना क्या वो अगले पेज पे आएगा। एम्प्लॉय को कहा है कि 4 साल नौकरी करो और सेल्स को भी दुगना करो। अब ये 4 साल कह दिए कि 4 साल नौकरी करो, और अगर उसको कहा जा रहा है कि 3 साल में सेल्स 1.5 गुना कर दो, तो 3 साल एम्प्लॉइड आ गए कि 3 साल रुकेगा तो सेल्स 1.5 गुना करेगा ना। नहीं समझ आई। अगर कहा जा रहा है 5 साल नौकरी गुजार लो बस, ये सर्विस कंडीशन है। अगर कहा जा रहा है कि आप
टाइम पीरियड नहीं, बस जितने भी तुमने टाइम लगाने लगा दो, जैसे ही सेल्स दुगनी हुई तुम्हें इतने शेयर्स मिल जाएंगे। अब ये परफॉर्मेंस कंडीशन है, इसमें टाइम मेंशन नहीं हुआ। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि 7 साल में सेल्स डबल कर दो तो परफॉर्मेंस कंडीशन है, लेकिन साथ टाइम भी मेंशन हो गया। कहां पर? जी जी, अब यही तो बता रहा था यार। एम्प्लॉय को कहा है कि 3 साल में तुमने सेल्स डबल कर दी तो तुम्हें 6000 शेयर्स मिल जाएंगे। कितने साल में? तो अब ये 3 साल नौकरी करेगा तो सेल्स डबल करेगा ना, तो 3 साल का सर्विस पीरियड इंप्लाइड है, क्योंकि उसको कहा है कि सेल्स 3 साल में डबल करनी है, तो 3 साल नौकरी करना भी तो इंप्लाइड हो गया ना, ये कहा। हाँ जी, जाग रहे हैं? वेस्टिंग कंडीशंस डन। अच्छा, अगले पेज पे ये एक मैंने आईएएस से एक टेबल कॉपी किया था, पढ़ के देख लें, अगर काम का लगता है ठीक है, नहीं तो फाड़ के फेंक दें, कोई मसला नहीं। अगर कर जाए तो वो परफॉर्मेंस कंडीशन ये उन्होंने वैसे एक इसकी टेक्निकल बात बताई हुई है कि कंडीशन, अगर उसको कहा है कि 3 साल नौकरी कर दो और सेल्स डबल कर दो, तो 3 साल के अंदर ही सेल्स डबल करने का कहा होगा ना, 3 साल से ऊपर क्यों होगा? तो बस ये टेक्निकल एस्पेक्ट कवर किया हुआ बस। अगले पेज के टॉप पे जो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, अगर देख के समझ आता तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करें, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, इसका मतलब नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा होता तो पूछते। अगर पढ़ा होता तो कुछ ना कुछ पूछते। हाँ जी, नॉन वेस्टिंग कंडीशन क्या होती है? क्या है वो? नॉन वेस्टिंग कंडीशन वो होती है जिसमें एम्प्लॉय की सर्विस का कोई लिंक नहीं होता। वैसे हो सकता है गवर्नमेंट वो कंपनी कहे कि अगर 2 साल में डॉलर इतने रेट से नीचे आ गया तो हम तुम लोगों में इनाम बांट देंगे। इसमें एम्प्लॉय को नहीं कहा जा रहा तुम अच्छा काम करो, वैसे ही बस जज्बात का इजहार किया जा रहा है कि अगर डॉलर का रेट नीचे आ गया, अगर डॉलर का रेट नीचे आ गया तो इतने शेयर हम तुम लोगों में बांट देंगे। तो ये एम्प्लॉय को नहीं शर्त लगाई जा रही, शर्त है कि अगर डॉलर का रेट नीचे आया तो, लेकिन एम्प्लॉय की सर्विस इससे मशरूत नहीं, एम्प्लॉय की सर्विस से थोड़ी डॉलर का रेट नीचे आ जाना, तो इसको नॉन वेस्टिंग कंडीशन कहते हैं। हाँ। नहीं, हो भी सकता है क्लियरली और अंडरस्टूड भी हो सकता है। कहां पर? अरे भाई, पीरियड तो होगा, लेकिन या तो वो क्लियरली कहा होगा या अंडरस्टूड होगा। एंड का मतलब है पीरियड भी होगा, लेकिन या तो वो क्लियरली कहा होगा तो वो एक्सप्लिसिट हो गया, या अंडरस्टूड होगा तो इम्प्लिसिट हो गया, लेकिन पीरियड होगा डेफिनेटली। जिन्हें अगर उनको कहा है कि ये 50 सालगिरह, जो कंपनी का 50 सालगिरह आने लगी है, एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी, उससे पहले पहले सेल्स 3 गुना हो जाए, तो अब टाइम पीरियड इंप्लाइडली आ गया। पेज 4 पे, पेज 4 के इन्वेस्टिंग कंडीशंस के होने से करना क्या है, जा गए ना? पेज 2 पे ये पढ़ाना शुरू किया मैंने। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? पेज 2 रिकग्निशन क्या बता रहा हूं कि जो रिकग्निशन की एंट्री होनी थी वो जनरली कब होनी थी? जब गुड सर्विस मिल जाती। लेकिन अगर एम्प्लॉय की सर्विस है तो उसमें मसला आ जाता है, तो उसको कब या कब कब रिकॉर्ड करना है वो कर रहा हूं एक्सप्लेन। केस 1 ये है कि कोई कंडीशन रिक्वायर नहीं है तो फॉरन एंट्री। कौन सी एंट्री? एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी क्रेडिट। और केस 2 कि अगर शर्तें रिक्वायर्ड हैं, तो अगर शर्तें रिक्वायर्ड हैं तो या तो वो सर्विस कंडीशन होंगी या परफॉर्मेंस कंडीशन होगी। अगर सर्विस कंडीशन है, जैसे एम्प्लॉय को कहा है कि 5 साल नौकरी पूरी करोगे तो तुम्हें 10,000 शेयर्स मिलेंगे, तो एंट्री कब होगी? 5 साल पे फैला के। तो एंट्री हो जाएगी 5 साल पे फैला के, हर साल के एंड पे एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। अभी शेयर इशू कर दिए, फिर अभी वो तीसरी चीज पर्ची दी है, अभी वो पर्ची दी है, तो इसको 5 साल पे फैला के एंट्री करेंगे। ये है अगर सर्विस कंडीशन हो तो उसका जवाब कि ओवर वेस्टिंग पीरियड इस एंट्री को तोड़ तोड़ के किया जाएगा। अमाउंट पे बाद में करूंगा बात, अभी सिर्फ जनरली इतना बता देता हूं कि अमाउंट होगी किसकी? फेयर वैल्यू। बेस्ट तो है कि एम्प्लॉय की सर्विस की फेयर वैल्यू, जो कि नहीं पता होती, तो फिर उस पर्ची की फेयर वैल्यू, तो फिर उस पर्ची की फेयर वैल्यू कब की? अभी पेज 2 पे पढ़ के आए आप, ग्रांट डेट वाली। ग्रांट डेट वाली ये अपडेट नहीं होती, इसको अपडेट नहीं किया जाता, बस ग्रांट डेट वाली फेयर वैल्यू। एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी क्रेडिट कब होनी है ये एंट्री? केस 1
कि अगर कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है तो उसी वक्त, मतलब ग्रांट डेट पे, और अगर वेस्टिंग कंडीशन है तो देखना पड़ेगा कौन सी वेस्टिंग कंडीशन है। अगर सर्विस कंडीशन है तो ओवर द वेस्टिंग पीरियड। अब जब ओवर द वेस्टिंग पीरियड करेंगे तो ये तो मिसालों में एक एम्प्लॉय है, सिर्फ एक एम्प्लॉय को थोड़ी हमने ऑफर की होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में 400 एम्प्लॉयज हैं तो जरूरी है कि 400 के 400 वो 3 साल पूरे कर लेंगे? नहीं, लेकिन हमें उम्मीद तो ये रखनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ लोग तो पूरी करेंगे, तो हमें हर साल अपने बेस्ट एस्टीमेट के मुताबिक अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी है सवाल से सिखाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़िए, मैं समझाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ ले, मैं समझाता हूं। हाँ जी, पढ़ ले तो मैं करूं बात। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। 500 एम्प्लॉइज हैं और उनमें से ईच को 100 शेयर्स ऑप्शन का वादा किया है, और यह वादा यह है कि अगर वो अगले 3 साल नौकरी कर गए तो हर एक को 100 शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगे। शेयर्स नहीं, शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगे। शेयर ऑप्शंस दे दी हैं, अभी कब देंगे? तो अभी क्या मिला है उनको? वो पर्ची, अभी वो पर्ची मिली है। तो अब इन 500 लोगों को हमने 3 साल की सर्विस कंडीशन के बदले, क्योंकि कहा है 3 साल नौकरी कर लो, बस कोई परफॉर्मेंस की भी शर्त लगाई है, तो बस सर्विस कंडीशन है, तो इस एंट्री को कब करना है? 3 साल पे फैला के। और इस एंट्री की वैल्यू क्या होगी? फेयर वैल्यू ऑफ उसकी सर्विस तो नहीं पता, हाँ जी, उस पर्ची की फेयर वैल्यू कब की? ग्रांट डेट की, और वो आपको बता दी है 15 रुपए। The entity estimates that fair value of each share option is 15। अच्छा, यहां पर एक बात मैं आपको चैप्टर में से पढ़ा दूं। आप आइए पेज 5 पे, चैप्टर में पेज 5 पे एक नोट पढ़ा दूं आपको। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट 3 चीजें बताई मैंने आपको, या तो शेयर दे रहे होंगे, या शेयर ऑप्शन दे रहे होंगे, या वो पर्ची दे रहे होंगे। और उस पर्ची को वो पर्ची देते हुए हम कह रहे होंगे कि कल फिर शेयर ले लेना या शेयर ऑप्शन ले लेना। तो तीसरी चीज पर्ची है। शेयर की फेयर वैल्यू क्या होगी? उस शेयर की फेयर वैल्यू। शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू उस शेयर ऑप्शन की उस दिन की फेयर वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? उसके लिए होते हैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल होते हैं। उस पर्ची की फेयर वैल्यू क्या होगी? या तो कोई तरीका हो उस पर्ची की फेयर वैल्यू निकालने का, या फिर एक बिल्कुल सिंपल लॉजिकल बात करते हैं। एक पर्ची पे लिखा हुआ है कि तुम आओ ना और तुम्हें शेयर मिल जाएगा, तो उस पर्ची की कीमत क्या है? जो शेयर की कीमत है। तो अगर पर्ची भी दी जा रही है तो या तो वो शेयर की पर्ची है या शेयर ऑप्शन की पर्ची है, तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू वही होगी जो शेयर या शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू। ये मैंने पेज 5 के ऊपर एग्जाम नोट्स के डब्बे में एंड पे पहला बुलेट पॉइंट ये लिखा हुआ। लेकिन जिस चीज की पर्ची है, अगर उस पर्ची पे लिखा हुआ है कि तुम्हें 3 साल बाद शेयर्स मिलेंगे, तो आज उस पर्ची की वही कीमत होगी जो शेयर की कीमत है। जिसके पास वो पर्ची होगी उसको शेयर मिल जाएंगे ना, तो उस पर्ची की वही कीमत है जो शेयर की कीमत है। अगर पर्ची पे लिखा हुआ है कि शेयर ऑप्शन मिल जाएंगी, तो उस पर्ची की कितनी कीमत है? जितनी शेयर ऑप्शन की कीमत है। अभी आज जितनी कीमत है ग्रांट डेट पे। पेज नंबर 5, चैप्टर में पेज नंबर 5 एंड पे एग्जाम नोट्स का पहला बुलेट पॉइंट बताया आपको। ठीक है, चलें सवाल पे आए वापस। एम्प्लॉइज को कहा है कि जो 3 साल की नौकरी पूरी कर जाएगा उनमें से हर एक को 100 शेयर ऑप्शंस मिलेंगी। अभी दे दी शेयर ऑप्शंस? नहीं, अभी पर्ची दी है। तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू कितनी है? जो शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू है वो 15 रुपए है। ये लिखा नहीं है, लेकिन ये ग्रांट डेट की ही फेयर वैल्यू बताई गई। तो चूंकि वैल्यू कब की लेनी है? ग्रांट डेट की,
तो चाहे पहले साल वाली एंट्री शुरू में ही कर लें, चाहे ईयर 1 के एंड पे कर लें, एक ही बात है। तो ईयर है अमाउंट तो वही रहनी है, तो इसलिए ईयर 1 के एंड पे ही कर लेते हैं। ईयर 1 के एंड पे एंट्री कर लेते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट ईयर 1, और पर्ची है अभी, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट, इसकी अमाउंट क्या होगी 15 रुपए, तो 15 रुपए से एंट्री कर लो। फिर 15 रुपए की तो एक पर्ची है ना, 500 लोग हैं और हर एक को 100 पर्चियां, तो 15 रुपए इंटू 500 लोग, हाँ इंटू 100 पर्चियां, 15 रुपए की एक पर्ची इंटू 100 रुपए, सॉरी 15 रुपए की एक पर्ची इंटू 100 पर्चियां इंटू 500 लोग, लेकिन 1/3। क्यों 1/3? क्योंकि हमने 3 साल पे फैलाना है। लेकिन इसमें मसला ये है कि वो 500 के 500 लोग थोड़ी एंड तक पहुंचेंगे, तो हमें ये बेस्ट एस्टीमेट लगाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कितने लोग कामयाब होंगे। ये हम बेस्ट एस्टीमेट लगाएंगे और उस बेस्ट एस्टीमेट को लगाते हुए रखेंगे आखिरत सामने कि वो जो एंड होना है 3 साल वाला, उसमें कितने लोग कामयाब होने, उनका बेस्ट एस्टीमेट लगा के अमाउंट की एंट्री करेंगे। तो अभी तक का बेस्ट एस्टीमेट क्या है? ईयर 1 के एंड पे खड़े, ईयर 1 के दौरान 20 लोग छोड़ गए, अच्छा वो तो 20 ईयर 1 में छोड़ गए, लेकिन आगे भी उम्मीद है कि छोड़ जाएंगे। तो ईयर 1 के एंड पे बेस्ट एस्टीमेट ये है कि टोटल 3 साल में मिला के 20% लोगों ने छोड़ जाना है, 20%। लेकिन अभी तो 20 छोड़े, लेकिन अभी 2 साल और रहते हैं, तो हमने एंड को सोच के अंदाजा लगाना है। तो एंड ये है कि 3 साल तक पूरे 500 लोग नहीं चल पाएंगे, 20% छोड़ जाएंगे, तो इसकी एंट्री की अमाउंट बन जाएगी क्या? 500 लोग नहीं, 500 का 80%, हर एक की 100 पर्चियां, एक पर्ची 15 रुपए की और 1/3। हाँ जी 2 लाख। ये 2 लाख वाली बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, सवाल में ना मैंने एंट्री नहीं मांगी, बेशक मैंने तो एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सेट्स मांगे हैं, लेकिन समझा मैं एंट्री से रहा हूं। तो अब ईयर एंड की एसओसीआई में क्या आएगा? एम्प्लॉय कॉस्ट 2 लाख रुपए की, और एसओएफपी में इक्विटी के अंदर 2 लाख का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। ईयर 1 डन। ईयर 2, ईयर 2 में एम्प्लॉय कॉस्ट, अच्छा नहीं मैंने सॉरी ऐसी डेबिट कर दिया, नहीं अभी डेबिट नहीं करना। ईयर 2 में आके अब एस्टीमेट चेंज हो गया, और एस्टीमेट हो गया है ईयर 2 में 22 लोग और छोड़ गए, सॉरी पार्ट ए कर रहा हूं मैं। ईयर 2 में जो सोचा था वही हुआ, यानी जितने भी छोड़ के गए होंगे अभी भी बेस्ट एस्टीमेट क्या है? वही 20% छोड़ के जाएंगे। तो ईयर 2 में फिर से हम ये एंट्री कर लेंगे, कितने से? 2 लाख से। क्यों 2 लाख? सेम है, जो बेस्ट एस्टीमेट था अभी भी वही है। तो पहले साल का एक्सपेंस, दूसरे साल का एक्सपेंस। एसओसीआई में क्या आएगा? 2 लाख की एम्प्लॉय कॉस्ट, और एसएफपी में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 4 लाख। हाँ जी है, पार्ट बी में बताऊंगा। एस्टीमेट बदल रहे? नहीं बदल रहा ना, पार्ट ए करो। पार्ट ए में है कि जो सोचा था एक्चुअली वैसे ही हो रहा है। सोचा क्या था? ऊपर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 20% लोग टोटल छोड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि तीनों साल में 2 लाख 2 लाख 2 लाख। नहीं समझ आ रही? शक्ल से नहीं लग रहा। नहीं सर, आप इसे हमेशा भी यही हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त, ऐसे ही है। एम्प्लॉय कॉस्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कितनी? 2 लाख। और जब फाइनली ये सारे लोग कामयाब होके आ जाएंगे कि हमें 2 शेयर ऑप्शंस, फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट कितने से? 6 लाख, और शेयर ऑप्शन दे रहे हैं, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। ये पार्ट ए। पार्ट ए। पार्ट बी,
एक्चुअली तो ईयर 1 में पार्ट बी पढ़ रहा हूं। ड्यूरिंग ईयर 1 20 लोग छोड़ गए, ईयर 1 के एंड पे खड़े, 20 लोग छोड़ गए, और अब ईयर 1 के एंड पे बेस्ट एस्टीमेट ये है कि टोटल 5 साल में 3 साल में मिला के पार्ट बी पढ़ रहा हूं भाई, कितने लोग छोड़ेंगे। ये ड्यूरिंग ईयर 2 बोल्ड करके जो लिखा हुआ उससे पहले हूं मैं। ईयर 1 में 20 लोग छोड़ गए और एंटिटी का बेस्ट एस्टीमेट जो साल के शुरू में सोचा था कि 20% लोग छोड़ेंगे, अब लगता नहीं 15% छोड़ेंगे। तो ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, बेस्ट एस्टीमेट क्या है 50। तो 500 लोगों में से 85 रहेंगे, हर एक के पास 100 पर्चियां, एक पर्ची 15 की इंटू 1/3। ये एंट्री ईयर 1 के एंड पे कर लें या पहले दिन करें? एंड पे कर लें। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो पहले दिन वाली ही है, और ईयर 1 का एंड डाले, पिक्चर सामने नजर आ जाए, फिर कर लेंगे एंट्री। तो ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, 20 लोग तो गए, लेकिन हमने किन लोगों के लिए कैलकुलेशन करनी है? जो एंड पे कामयाब होंगे। तो ईयर 1 के एंड पे 20 लोग बेशक जा चुके हैं, लेकिन हमारा बेस्ट एस्टीमेट यह है कि एंड तक 15% लोग छोड़ गए होंगे। तो इवेंचुअली कितने लोग कामयाब होंगे? तो उन 85% लोगों का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। अगर आपने कहा बेस्ट एस्टीमेट लगाना तो यहाँ पर 20% टू 15% लिखा हुआ है, तो हम 20% के लिए ले लें। 20% का अंदाजा लगाया था। सवाल के दोनों पैराग्राफ दोबारा बताता हूं। पहले पैराग्राफ में जिक्र किया, इधर सुन लेना यार, मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ 500 लोग, हर एक को 100 ऑप्शंस, और उस दिन का अंदाजा रेट लगा लिया। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एंटिटी का एस्टीमेट है कि टोटल 3 साल में 20% लोग छोड़ जाएंगे। ये एंटिटी ने कब अंदाजा लगाया होगा? शुरू में कहीं लगाया होगा। अब ईयर 1 का एंड आ गया है, तो ईयर 1 के एंड पे वो जो शुरू में 20% सोचा था, अब ईयर 1 के एंड पे खड़े और सोच रहे हैं नहीं 15, तो हम तो एंट्री कर ही ईयर 1 के एंड पे रहे ना। इतनी क्या मुश्किल बात होगी यार, हम ये एंट्री कब कर रहे हैं? तो मैं भी रिक्वायरमेंट भी ही कर रहा हूं। ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, ईयर 1 के एंड पे एंट्री कर रहे हैं या शुरू में कर रहे हैं और हर दूसरे दिन फिक्र करते रहे? अब एंड के ऊपर बेस्ट एस्टीमेट क्या है? शुरू में 20% सोचा था, ये सवाल की बॉडी में है। रिक्वायरमेंट में लिखा है कि वो जो 20 सोचा था ना, अब ईयर 1 के एंड पे उसको 15 है। सवाल की बॉडी में तो 20 लिखा हुआ है ना, तो पार्ट बी में लिखा हुआ है कि वो जो 20 सोचा था, अब उसको हम रिवाइज करके 15 कर रहे हैं। कब? ईयर 1 के एंड पे। तो ईयर 1 के एंड पे एंट्री कर रहा हूं। ईयर 1 के एंड पे मुझे एक्चुअल पता चल गया कि कितने छोड़ के जा रहे हैं। कब? ये कितने छोड़ के जा रहे हैं? कब छोड़ के जा रहे हैं? 20 छोड़ के जा रहे हैं। कब गए? ईयर 1 में चले गए। तो हमने यहां पर किसकी कैलकुलेशन करनी है? किन लोगों को सामने रख के? जो रह गए हैं, जो तीसरे साल वाली कंडीशन पूरी कर पाएंगे। इवेंचुअली जितने लोग कामयाब होंगे उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो, अगर मैंने ये ऑफर की ना कि आप में से जो पास होगा उसको मैं खाना खिलाऊंगा, तो जितने लोग बैठे हुए हैं उनके लिए मैंने अंदाजा नहीं लगाना। जितने मुझे एंड पे पास होने की उम्मीद है उनके लिए अंदाजा लगाना है। तो कंपनी ने एक्सपेंस उनके लिए बनाना है जिनको अल्टीमेटली ये ऑप्शन इशू करनी पड़ेगी। तो वो बेस्ट अंदाजा है कि 3 साल जब गुजर जाएंगे तो इन 500 में से कितने लोग बच गए होंगे। ईयर 1 में 20 छोड़ गए, लेकिन 2 और 3 बाकी है ना अभी, तो अल्टीमेटली कितने लोग होंगे, हमने उनकी करनी है कैलकुलेशन। अभी मैंने ईयर 1 लिखा है और ईयर 1 के एंड पे हम लोग कैलकुलेशन किन लोगों की करने लगे हैं। अच्छा, जब मैं किसी एक को जवाब दे रहा होता ना, तो एक्चुअली सबको होता है, बजाय इसके कि मैं हर एक के सवाल का बार बार उसकी तरफ मुंह करके जवाब दूं। अभी अभी यही बात की थी, दोबारा सारे सुन लें। हम लोग ये कैलकुलेशन किस बेस पे कर रहे हैं? ये कौन लोग हम कैलकुलेशन में लाना चाह रहे हैं? जो इस कंडीशन में कामयाब हो जाएंगे। ये एंट्री हो कब रही है? ईयर 1 के एंड पे। लेकिन इस एंट्री में हम उतने लोगों की कैलकुलेशन नहीं कर रहे जो ईयर 1 के एंड पे बचे हुए हैं। हम कैलकुलेशन उतने लोगों की कर रहे हैं जो 3 साल बाद बचे हुए होंगे। तो बेस्ट अंदाजा है कि 15% छोड़ गए होंगे, तो 85% रह गए होंगे। ये उनकी कैलकुलेशन। ईयर 1 डन। पक्की बात है? हैं? ये 15% किस पे लगेगा? हैं?
क्या पार्ट बी की अंग्रेजी में यह लिखा हुआ है कि जो बाकी रह गए उनमें से 15% और छोड़ जाएंगे? उसने तो फिगर भी दे दी, और उसने अगर फिगर ना दी होती तो वो 15% को किसको 15% से रिप्लेस कर रहा है? तो 20 किसका था? 500 का, तो 15 भी उसी 500 का ही होगा। ईयर 1 डन। ईयर 2 पे आ जाते हैं। ईयर 2, अब ईयर 2 में एस्टिमेट चेंज हो गया। ईयर 1 में कितने लोग छोड़ गए थे? 20। ईयर 2 में 22 और छोड़ गए, टोटल कितने हो गए? 42। जबरदस्त यार, 20 + 22, शाबाश, 42। लेकिन अभी हमने ईयर 2 के एंड पे खड़े होकर कैलकुलेशन करनी किन लोगों को सामने रख के है? जो 3 साल के बाद बचे हुए होंगे। तो अब बेस्ट अंदाजा यह है कि 12% लोग टोटल छोड़ गए होंगे, और वो उसने कह भी दिया 60 लोग। तो अब ईयर 2 के एंड पे बेस्ट एस्टिमेट 85% की बजाय 88% है। चाहे आप उसको 88% कह लें, चाहे वैसे ही कह दें 440 लोग, वो बता ही दिया उसने 60 लोग। तो अभी लिखिएगा नहीं इसको, 500 इंटू 88% इंटू 100 इंटू 15, ये अपडेट नहीं करनी, 15 रुपए ग्रांट डेट वाली, इंटू 2/3। लेकिन हम तो ईयर 2 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। चूंकि एस्टीमेट बदल रहा है ना, इसलिए हमेशा ये कैलकुलेशन क्यूम्यूलेटिव बेस पे हुआ करेगी, फॉर द ईयर नहीं, क्योंकि एस्टीमेट चेंज हो रहा है। हम इसको अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये 1/3 नहीं आएगा, ये 2/3 आएगा। अच्छा, जो आंसर निकलेगा वो ईयर 2 का एक्सपेंस होगा? नहीं, वो 2 साल तक का टोटल होगा। तो दूसरे साल का कितना होगा? ये माइनस करेंगे तो दूसरे का निकलेगा। तो ये जो हमने कैलकुलेशन करनी है, ये हमेशा क्यूम्यूलेटिव बेसिस पे होनी है। तो मैं इस एंट्री में कैलकुलेशन करने की बजाय, जिन लोगों को टी अकाउंट याद रखना आसान रहे वो टी अकाउंट की शक्ल में कर लेना, जिनको वैसे ही प्लस माइनस आसान रहे वो वैसे प्लस माइनस कर लेना। मैं इसकी वर्किंग करता हूं। मैं इसे टी अकाउंट ही बना देता हूं, मुझे लगता है कि वो शायद आसान ही लगे सबको। ईयर 1 के एंड पे बेस्ट एस्टिमेट क्या था? और इसकी तो अमाउंट ही नहीं लिखी थी। 215 212। तो ईयर 1 का बेस्ट एस्टिमेट क्या है? मैं पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं। तो ये ईयर 1 का एक्सपेंस है कि ईयर 1 का क्यूमुलेटिव क्लोजिंग है। तो ये एक्सपेंस कितना रखूं? ईयर 2 का क्लोजिंग कितना करना है? 440 लोग, 440 हो गए, 100 इंटू 15 इंटू 2/3 कितना? 440। बीडी। तो ईयर 2 में और कितनी एंट्री? 227। तो ईयर 2 की एंट्री आ गई, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड और क्रेडिट। $227,500। ईयर 2 पे एतराज। अच्छा, एसओसीआई में क्या आएगा? ईयर 1 में ये, ईयर 2 में ये। एसओएफपी में क्या आएगा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ये ईयर 1 में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ईयर 2 में ये। ईयर 3 पे आ जाते हैं। ईयर 3 का ये तो हो गया बीडी, और ईयर 3 में फाइनली जब सेटलमेंट हो रही होगी, सीडी नहीं कहता क्योंकि शेयर ऑप्शन इश्यू हो जाएंगी, तो इवेंचुअली कितने लोग कामयाब हो पाएंगे? ड्यूरिंग ईयर 3 मजीद लोग छोड़ गए और अल्टीमेटली 500 में से 443 लोग बच गए, जो कि उन्होंने कैलकुलेट भी कर दिया इंटू 100 इंटू 15। करना है तो कर दें 3/3, नहीं तो हो ही गया है कंप्लीट। 6645 और एक्सपेंस बनेगा 224, और अगर वो 4 लाख आ रहा होता तो एक्सपेंस रिवर्स हो जाता, यानी ये एंट्री रिवर्स हो जाती। तो तीसरे साल की एंट्री बन जाएगी
एम्प्लॉय कॉस्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 224500। और फाइनली जब उनको शेयर ऑप्शन इशू हो जाएंगी तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट 664500 से और शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। जो एक्सपेंस का फर्क आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो अगले साल में एक्सपेंस एडजस्ट हो रहा है। ईयर 2 में एस्टीमेट रिवाइज हो गया, ईयर 3 में एस्टीमेट रिवाइज हो गया, तो एक्सपेंस की फिगर अपडेट होती जा रही है। की वजह से एडजस्ट हो जाएगा। 3 साल का एक्सपेंस बना है, टोटल कितना बना? 664 ही बनेगा, तो वो 3 साल पे फैल गया बस। नहीं, वो तो प्लान चेंज था, वो एस्टीमेट चेंज नहीं था, वो प्लान चेंज था। हाँ चले ऐसे कह लें। दोबारा बोले। जितने लोग रह गए थे, नहीं 440 तो नहीं रह गए थे। जब आप सेक्रेटरी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें 50,000 की जगह 500 की जगह 500 माइनस 20 प्राइस नहीं। क्योंकि पहले वाले तो साल देखा नहीं तो कंपटीशन नहीं है। अच्छा, और जो तो आप कह रहे हैं 480 का कैलकुलेट करूं? यहाँ तक पहले साल में तो 500 थे, पहले साल में 500 रहेगा, दूसरे साल में पहले साल में 20 निकल गए, तो सेकेंड ईयर में नंबर 500 की जगह 480। क्या करने के लिए? एस्टिमेट लगाने के लिए। क्या करूं मैं, बताएं। मतलब 480 और उसका 88% डिवाइड 12% किसका? जो बाकी बचे हुए का, टोटल का? बाकी बचे हुए कहाँ लिखा है बाकी बचे हुए? हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 डन। हर साल के एंड पे अपडेटेड एस्टीमेट लेने हैं और जो कैलकुलेशन होनी है वो क्यूमुलेटिव होनी है। और इस क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन में ये तादाद क्या टारगेट करनी है? बेस्ट एस्टिमेट ऑफ व्हाट? जो एंड पे कामयाब होंगे लोग, उनका बेस्ट एस्टिमेट। हर साल जितने बचते जा रहे हैं वो नहीं, जो एंड पे टोटल कामयाब लोग होंगे ये वो नंबर है। तो हर साल नया एस्टीमेट और क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन, और जो डिफरेंस है वो एक्सपेंस बनेगा। चले यहां से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अल्लाह।